देखिए, अगर हम इंडिया की बायोडायवर्सिटी को एक अच्छे तरीके से कंजर्व रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जरूरत है जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसे मेंटेन करने की, जिसके अंदर हमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है ना उसका ख्याल रखना जरूरी है। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन तेजी से ग्रो करता जा रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से रिसोर्सेज जो है वो आसानी से अवेलेबल होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो डिप्लेशन हमें देखने को मिल रहा है ना, ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत गलत तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से। तो वन शॉट वीडियो है, कंप्लीट आपको अच्छे से समझ आएगी। लिमिटेड सा लेसन है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जो चीजें आपकी बात डिलीट भी कर दी गई है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले बात इस लेसन के मेन कंटेंट की, तो आपको लिमिटेड सा कवर करना है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, वो वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, सबसे पहले इस लेसन के इंट्रोडक्शन की, जैसा कि आप जानते हैं कि वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया लिंचेस टू बनियन ट्रीज, एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल्स। यानी कि इस पूरे प्लेनेट पे आपको जो लिविंग बीइंग्स है वो आपको मिलियंस में मिलेगी, जिसके अंदर अगर हम स्टार्टिंग करें तो छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ब्लू व्हेल्स तक सारी चीजें हमें अर्थ पे एग्जिस्ट मिलती है। और जो हम ह्यूमंस है वो टोटली इनके ऊपर डिपेंडेबल भी है। वी ह्यूमंस अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, चाहे वो एयर हो या फॉरेस्ट हो या वाटर हो, ये सारी चीजें हमारे से ही कनेक्टेड है। तो इसलिए हमें जरूरत है एक अच्छे बायोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने की, ताकि जो हमारी जनरेशन है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। तो ये तो हो गया इस लेसन का इंट्रोडक्शन। हम बात करते हैं अब फ्लोरा एंड फौना की इंडिया के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट अरेंजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें ना, तो वो हमें बहुत बड़े लेवल की देखने को मिलते हैं। देखिए, आपको समझिएगा, हमारे देश के अंदर प्लेटूज भी है, माउंटेन्स भी है, रिवर्स भी है, सी भी है, फॉरेस्ट भी है। इसी वजह से इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट का स्टेटस भी मिला, जो अपने आप में काफी कमाल की बात है। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। ये तो सिर्फ 2 या 3 है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। कहा जाता है एग्जाम्पल के तौर पर 8% यानी कि ऑलमोस्ट 16 लाख जो है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आर आल्सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी आर टेक दिस फॉर ग्रांटेड। तो ये हमारी जिंदगी से डायरेक्ट तरीके से कनेक्टेड है, और जो चीजें हमारे को आसानी से मिल जाती है तो हम चीजों को उसे ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर एक दिन घर में पानी ना आए तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। सोचो कि अगर 1 महीना पानी हमें ना मिल पाए तो कितनी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो इसलिए जो चीज हमारे पर रियल में एग्जिस्ट करती है, जो अवेलेबल आसानी से हो जाती है, तो हम उसे ग्रांटेड लेना कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। तो इस चीज को हमें ख्याल रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड विद फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटन लिस्ट। तो इसीलिए कहा गया है कि 10% ये रिकॉर्ड किया गया फ्लोरा, और 20% जो मैमल्स और उसके है वो उसे थ्रेटन लिस्ट में रखा गया। यानी कि हो सकता है कि वो समाप्त हो भी जाए। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीशीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। यानी कि कुछ ऐसी 2 स्पीशीज है जो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप फौना की कैटेगरी पूछोगे तो वो आपको एनिमल से रिलेटेड मिलेगी, और फ्लोरा की पूछोगे तो वो आपको प्लांट से रिलेटेड मिलेगी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आई नो कि आप प्रीवियस क्लासेस में इन्हें अच्छे से वैसे ही समझ के आए पड़े होंगे। तो जैसे कुछ स्पीसीज के नाम दिए गए जो कि थ्रेटन लिस्ट में भी कंसिडर की गई है, जैसे चीता हो गया, पिंक हेडेड डक हो गया, माउंटेन कोयल होगी, फॉरेस्ट ऑलेट हो गया। फ्लोरा के अंदर अगर हम बात करें तो मधुचा जो कि एक वैरायटी है महुआ नाम की एक ट्री की, और बैल्डिया जो कि एक स्पीसीज है ग्रास की। तो ये क्या है, एक थ्रेटन लिस्ट में भी कंसीडर की जाती है, जो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज के बारे में। तो हमें 6 टाइप की देखने को मिलती है। हालांकि इस टॉपिक को पहले के टाइम पे कवर करना था, बट ये अब रिमूव्ड हो चुका है, लेकिन एक जनरली आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी है। एक होती है नॉर्मल, जो कि आराम से अवेलेबल होते हैं, काऊ इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है। एक होती है एंडेंजर, फिर होते हैं वल्नरेबल, रेयर, एंडेमिक और एक्सटिंक्ट। तो यानी कि वो सारी वो कैटेगरी है जो कि हमें हार्डली देखने को मिलती है। इसके अंदर एक्सटिंक्ट सबसे ज्यादा सुप्रीम है, क्योंकि ये तो वो है कि जो ढूंढने से भी ना मिले, यानी कि ऑलमोस्ट डिसअपीयर होने वाली है। ठीक है, कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। अब हम उस
डिप्लेशन के बारे में बात करेंगे फ्लोरा फौना के, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू अ रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ व्हिच डिप्लेटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आप जानते हैं कि हम ह्यूमंस ने क्या किया है, नेचर के अंदर इंटरफेयर करके डायरेक्ट तरीके से और इनडायरेक्ट तरीके से जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है ना, उसे काफी ज्यादा एक तरीके से डिप्लेटेड किया है, जिससे हमें बहुत सारी जो नीड्स तो हमारी पूरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को इससे नुकसान भी हुआ है, जिसके अंदर वुड्स, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्यूअर, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। द ग्रेट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो उस समय भी एक ग्रेट डैमेज था। हमें ऐसा लगता था कि वो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, रेलवे लाइन हमारे लिए बिछा रहे, एग्रीकल्चर को अच्छा कर रहे हैं, कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके का नुकसान ही था। इससे ब्रिटिश को ज्यादा फायदा था ना कि इंडिया को। तो हमने डेवलपमेंट सोच के एक तरीके से इसे माना था, लेकिन ये अपने आप में एक ह्यूज डैमेज भी था हमारे एनवायरमेंट के लिए, जो ब्रिटिश टाइम पे हमें देखने को मिला था। अब कुछ मेन कंसीडर करते हैं कि वो कौन कौन से है जिसकी वजह से डिप्लेशन देखने को मिला फ्लोरा और फौना की कैटेगरी में। तो सबसे पहले बात कल्टीवेशन। नो डाउट कि इंडिया जो है वो स्टार्टिंग से एक एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से भी जाना जाता है और हमारे यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्टिंग से ही बहुत बड़े स्केल पे की जाती रही है, लेकिन कभी कभार हमें ये भी देखने को मिला कि एक डैमेज भी हो सकता है। कैसे, उसे देखिएगा। बिटवीन 1951 से लेकर 1980 के आसपास अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर इंडिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्क्वायर किलोमीटर में बात बताई जा रही है। 26,200 ये जो फॉरेस्ट एरिया था उसे कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए। सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय द शिफ्टिंग कल्टीवेशन टाइप्स ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है बेसिकली कि जो लैंड होता है, यानी कि जो जहां पे जो प्लांट्स होते हैं ना, उसे एक तरीके से जला दिया, कट करके जला दिया जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद उस जगह पे क्या होता है कि वो खेती करके दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी कि वो शिफ्ट कर देते हैं और वहां पे वो आग को जला देते हैं सिंपल तरीके से। एग्रीकल्चर वाले लेसन में हमने डिस्कस भी किया था। तो ये इसे आप जूम कल्टीवेशन के नाम से भी जान सकते हो, जो कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंड की फर्टिलिटी ना और ज्यादा कम होती चली जाती है, तो इसलिए वो दूसरी जगह उसे शिफ्ट कर देते हैं ताकि अपनी जो फर्टिलिटी है दोबारा से रिकवर कर सके। ठीक है, तो कल्टीवेशन हो गया। दूसरा जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसकी वजह से भी हमें फ्लोरा फौना का एक ग्रेट डिप्लेशन देखने को मिला। वो कैसे? लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे सिंस 1951 की अगर बात करें, ओवर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। इट स्टिल कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश व्हिच वुड 40,000 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट। बताया गया कि 1951 से हमने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जो फॉरेस्ट है उसे क्लीन कर दिया। स्पेशली जो डैम्स बनते हैं ना, जैसे एग्जांपल दिए गए रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए, और ये काम अभी भी कंटिन्यू है, वो कट किए जा रहे हैं। एक बताया गया मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा सागर को लेकर जहां 40,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है वो वहां पे क्लीन कर दिए गए, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है, तो इसलिए वहां पे जो भी जंगल होता है उसका सफाया कर दिया जाता है। माइनिंग की बात करें, देखो माइनिंग जो है वो एक तरीके का नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राइमरी एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है, जिससे कि हम रो के तौर पे काफी सारी चीजों को गैदर कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये ओवर हो जाती है तो इससे भी प्रॉब्लम हुई है। माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। जैसे द बक्सर टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल के अंदर एक सीरियसली थ्रेटेंड है, जो कि डोलोमाइट माइनिंग की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट और मेनी स्पीशीज लाइक ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। यानी कि जो उनका रूट है ना एनिमल्स का, उस वो भी एक तरीके से शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे माइनिंग की वजह से वो चीजें उनको वहां पे नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक कॉजेज की कैटेगरी में ही गिना जाएगा। अगर आप इन्हें शॉर्ट तरीके से कवर करना चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जिसके अंदर लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे मध्य प्रदेश का एग्जाम था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, माइनिंग एक्टिविटी, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन और ओवर पॉपुलेशन। तो ये सारी चीजें हैं। होप सो कि आपको यहां तक काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडायवर्सिटी, कि वो कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को डिक्लाइन करने में। तो वही सारी चीजें जो अभी हमने प्रीवियसली कवर की है, जिसके अंदर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, हंटिंग यानी कि शिकार करना, पॉचिंग हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर, ये सारी चीजें इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को एक तरीके से डिक्लाइन कर रही है, जो कि एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब सवाल आता है क्या इंडिया इसके लिए कोई मेजर स्टेप नहीं लेती? तो ऑब्वियसली लिया भी गया है। जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली इसके लिए मेजर स्टेप लिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को लेकर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। कैसे? देखिए, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल इन एग्रीकल्चर। तो ड्यू टू एनवायरमेंटलिस्ट डिमांड, यानी कि जो पर्यावरण से जुड़े जो लोग हैं उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि इंप्लीमेंट किया गया था 1972 में, विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। तो इनके अकॉर्डिंग ये जरा ये याद रख लेगा, 1972 कहीं कहीं पे 1970 होता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो इन्होंने प्रोटेक्ट करने की बात करी थी नेचुरल हैबिटेट को, जिसका एम जो था वो था प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रक्चरिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो इस वजह से कंजर्वेशन की बात की गई थी ड्यू टू एनवायरमेंटलिस्ट डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा द सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ शेल्टर, ताकि वहां पे जो एनिमल्स है उनको एक तरीके से शेल्टर मिल सके। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द स्पेसिफिक एनिमल व्हिच वर ग्रेवली थ्रेटेन्ड, जिसके अंदर टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोर, कश्मीरी स्टैग, ये अदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। साथ ही गवर्नमेंट ने एक और चीज करी थी इनिशिएटिव तौर पे, वो था प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन द ईयर ऑफ 1973, जिसमें एंडेंजर स्पीशीज जो टाइगर थे ना उसको बचाने की बात की गई थी। एक स्लोगन भी दिया था कि सेव द टाइगर। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर जो था 1973 का, ये एग्जाम में डायरेक्टली भी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। बस इसमें सिंपली आपको क्या याद रखना है कि एक बार ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जो एक्चुअल में टाइगर्स की जो संख्या है ना वो बहुत तेजी से ना डिक्लाइन होती जा रही थी, जो अपने आप में एक सीरियस चीज थी। जब इसके ऊपर बात की गई थी ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए एक अभियान चलाया गया था सेव द टाइगर वाला। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फनल web. In 1973 the authority realized that the tiger population had dwindled to the 1827 from the estimated 55,000 at the turn of this century, यानी 55,000 से सीधा 1,800 के आसपास आ गई। तो ये अपने आप में एक सीरियसली बात थी। इसके पीछे एक मेन रीजन बताया गया था कि लोग ज्यादातर क्या कर रहे थे, ट्रेड पॉचिंग कर रहे थे ट्रेड के लिए, श्रिंकिंग कर रहे थे इनका हैबिटेट, डिप्लेशन कर रहे थे, और साथ ही ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रो होने से भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रॉब्लमैटिक होती जा रही थी। तो इसलिए एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया था सेव द टाइगर को लेकर। तो ये सारी जो चीजें थी वो जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में। देखो, फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैंने आपको एक लेसन में भी बताया था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो क्या कहती है कि हर एक कंट्री के अंदर एटलीस्ट 33% फॉरेस्ट का होना जरूरी है, जो कि हमारे इंडिया के अंदर 2015 में 23% के समथिंग थे, जो अब चल के आगे बढ़ चुका है, लेकिन हमें अभी भी नीड है। तो इसलिए हम इनके भी कंजर्वेशन की बात करते हैं। इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन और मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो हमारे यहाँ पे तो यही एक तरीके से कंजर्व करने का काम करते हैं जो गवर्नमेंट की बॉडी होती है। हम बेसिकली इसमें 3 कैटेगरी की बात करते हैं। एक फॉरेस्ट वो होते हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं प्रोटेक्ट कैटेगरी के, और तीसरे होते हैं अनक्लास्ड कैटेगरी के। अब इनके बीच में क्या क्या डिफरेंट है उन्हें समझ लीजिएगा, और ये कहां पे हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात रिजर्व्ड फॉरेस्ट की। नाम से पता चल रहा है रिजर्व्ड है। द फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। इट कवर्स हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, तो इसलिए इनको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया। दूसरा प्रोटेक्टेड, नाम से पता चल रहा है कि भाई इनको बचाओ। दिस फॉरेस्ट लैंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड।
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो लास्ट है वो अनक्लास्ड है, जो कि किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं। देयर आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो इसमें ज्यादातर यूज किया जा सकता है। तो ये 3 टाइप के फॉरेस्ट है, आपको याद रखना है। रिजर्व और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट की बात करें तो इन्हें रेफर किया जाता है परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में भी, जो कि एक तरीके से मेंटेन करती है, जिसका मेन पर्पस है प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रोटेक्टिव रीजंस। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, जो कि परमानेंट फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो ये अपने आप में एक ग्रेट चीज है। इसके अलावा अगर हम और स्टेट्स की बात करें तो रिजर्व्ड वाले जो है वो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि किस कैटेगरी में आते हैं। तो रिजर्व्ड वाले स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं। वहीं प्रोटेक्ट की बात करें तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ओडिशा, राजस्थान, यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात करें तो ये जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और साथ ही जो गुजरात है, यहाँ पे हायर परसेंटेज के तौर पे मैनेज किया जाता है वहां की खुद लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। तो ये तीनों ही कैटेगरी के मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात आती है तो वो कम्युनिटी को लेकर भी की जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताया गया कि कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के थ्रू भी फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात की गई है। लोकल कम्युनिटी स्ट्रगल करती है कंजर्व दिस हैबिटेट अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू सिक्योर देयर लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, क्योंकि भैया पेड़ है तो जीवन है, अच्छा सब कुछ है। अब यही सारी चीजें इनकी हट जाएगी तो इनसे प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ एग्जांपल दिए गए, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में, यहाँ के जो विलेजर्स है उन्होंने फाइट करी थी माइनिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से था उसके अगेंस्ट में, कि वो वहां पे माइनिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से वहां पे डिफॉरेस्ट हो रहे हैं और उनको कंजर्व करने की जरूरत है। द फेमस चिपको मूवमेंट भी इसी से रिलेटेड था, जो हिमालय के अंदर में देखने को मिला था, जिसके अंदर एक तरीके से रेजिस्ट किया गया था डिफॉरेस्टेशन को इन सेवरल एरियाज के अंदर, ठीक है, जिसमें वुमेन्स पेड़ से चिपक गई थी और उन्होंने पेड़ को नहीं कटने दिया था, क्योंकि जो ज्यादातर पेड़ थे वो एक तरीके से जो एल्कोहल है उसको बनाने के काम ज्यादा किए जा रहे थे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के थ्रू, बड़े बड़े मालिकों के थ्रू। आल्सो शो दैट द कम्युनिटी एफोर्टेशन विद नेटिव स्पीशीज कैन बी अ सक्सेसफुल। बहुत सी कम्युनिटी ने एक तरीके से एफोर्टेशन की भी बात करी है, पेड़ लगाने की भी बात करी है। फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन तहरी जो कि नवोदय है, वहां पे ये शो करता है कि उन्होंने डाइवर्सिफाई क्रॉप प्रोडक्शन को, जो कि विदाउट केमिकल के थ्रू यहाँ पे की जाती है, जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, उन्होंने इनकी भी शुरुआत की है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो एक प्रोग्राम था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1998 के अंदर उड़ीसा के अंदर, जो कि एक गुड एग्जांपल था वहां की लोकल कम्युनिटी के लिए जिन्होंने डिग्रेड होने से इन्हें बचाने की भी बात करी। तो ये सारे एग्जांपल आपसे किसी से भी पूछ लिया जाता है एक नंबर में ज्यादातर, तो आपको इनका भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही था इस लेसन के अंदर ओवरऑल वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और उनके प्रोटेक्शन को लेके। होप्स हो कि आपको सारी चीजें वन बाय वन करके काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बाकी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। फिर हम एक नई वीडियो में मिलेंगे वन शॉट के साथ ही, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।